राम राम दोस्तों, आज आपका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। मेरी पत्नी ने मेरे सामने लाखों रुपए रख दिए और मुझे कहा कि बस यह न पूछें कि यह पैसे कहाँ से आ रहे हैं और आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। इतने ही पैसे और भी आते रहेंगे। मैंने अपनी पत्नी को सर से पाँव तक देखा तो मैं हैरान रह गया। मैंने फ़ौरन चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ को बुलाना शुरू कर दिया और पूछा कि आप ही बताइए कि आपकी बहू ये क्या कर रही है? ज़रा इसकी शक्ल देखिए। जब मेरी माँ ने मेरी पत्नी की तरफ देखा तो वह भी हैरान रह गई, क्योंकि मेरी पत्नी के चेहरे पर तो मैंने अपनी शादी का सारा मामला अपनी माँ पर छोड़ दिया था। मैंने उन्हें कहा था कि वह जिस लड़की से मेरी शादी करवाएँगी मैं कर लूँगा, लेकिन मेरी शर्त यही थी कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। मेरी माँ को भी मेरी शादी करने का बहुत शौक था, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा जो था। मेरी 3 बड़ी बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। अजीब बात तो यह थी कि शादी के बाद वह वापस घर एक बार भी नहीं आई थीं, क्योंकि वह आना ही नहीं चाहती थी। यह क्या मामला था, यह अलग एक कहानी है। अब मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती थी। बेटियां तो उनके घर से एक बार गईं तो दोबारा मुड़कर वापस ना आईं। इसलिए वह चाहती थी कि इस घर में एक अच्छी सी लड़की आ जाए, ताकि घर सुनसान न लगे। और जब मेरी माँ ने कहा कि वह मेरी शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहती हैं, तो मैं इस बात पर उखड़ गया कि मैं किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। इसकी बहुत सारी वजह थी। माँ ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गया। दरअसल मेरे पापा भी पढ़े लिखे और धर्म पर चलने वाले इंसान थे। अपने धर्म से उनको बहुत ज़्यादा प्यार था। यह अलग बात थी कि उनका अपना ही धर्म था जिसको वह स्वयं फॉलो करते थे। उन्होंने सिर्फ इन बातों पर ज़्यादा जोर दिया जो उनके लिए आसान थी और जिनको वह अच्छा समझते थे। माँ से पहले उन्होंने एक और शादी की थी, लेकिन वह औरत उनको 3 महीने के बाद ही छोड़कर चली गई और फिर उन्होंने मेरी माँ से शादी कर ली। मेरी 3 बहनें थीं जो मुझसे बड़ी थीं। मेरे बाबा ने घर का माहौल ऐसा घुटन भरा बना दिया था कि वह बेचारी यहाँ से निकलने की ऊपर वाले से दिन रात प्रार्थना करती थीं और उनके लिए जो भी पहले पहले रिश्ते आए उन्होंने हाँ कर दी। यह भी नहीं देखा कि लड़का कैसा है, शक्ल कैसी है। उन्होंने कहा कि बस हमें इस घर से निकलने दें, क्योंकि इस घर का माहौल तो कभी नहीं बदलेगा। मेरे बाबा घर में न टीवी लगाने देते, न फ़ोन रखने देते, न कोई तस्वीर लगाने देते, न कहीं आने जाने देते, जबकि हम लोग पटना शहर में रहते थे। या कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर आप कहें कि कुछ है ही नहीं देखने के लिए, और सब लोग ही घरों में रहते, ज़्यादा आना जाना नहीं करते। अरे पटना तो इस वजह से ही मशहूर है कि यहाँ पर देखने के लिए इतनी सारी चीज़ हैं। मेरे बाबा ने तो जैसे मेरी बहनों को कैद करके रखा हुआ था। वह घर से सिर्फ तभी निकल पाती थीं जब वह बीमार होती थीं। वह भी इतनी बीमार कि डॉक्टर को दिखाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता, तो उनको बाहर ले जाते। मेरी बड़ी बहन तो अक्सर पेट दर्द का बहाना करती थी कि डॉक्टर के पास जाने के बहाने ज़रा बाहर की हवा खा लेगी। इस चक्कर में उस बेचारी को इंजेक्शन भी लगवा लेना पड़ता था कि किसी को शक न हो कि उसने झूठ बोला है, यानी कि वह इस हद तक तंग आ गई थी। इसलिए वह घर नरक समान था। पढ़े लिखे लोगों को बस अपनी ही पड़ी रहती है और उनके अजीबोगरीब तरीके के रूल होते हैं। मैंने माँ से कहा कि आपने पढ़े लिखे लड़के से शादी करके कौन सा सुख पा लिया था जो आप मेरी शादी करवाना चाहती हो। मेरी माँ ने कहा कि पागल, वह औरत है, तू मर्द है, तेरे ही रूल चलेंगे। तुम्हारे बाबा तो मर्द थे, इसलिए घर में उनका राज था। मैंने माँ को कहा, माँ अब वो ज़माना नहीं है। दरअसल घर औरत का ही होता है, औरत का राज होता है। अगर राज ना भी हो तो रूल तो औरत के ही होते हैं। बस मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन जब मुझे मेरी माँ ने उस लड़की की तस्वीर दिखाई तो मैं दंग रह गया। मुझे ऐसा लगा कि यह तस्वीर किसी एक्टर की है, जिसे सादे कपड़े पहनाकर मुझे दिखाया जा रहा है। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। मेरी माँ ने कहा कि देख कितनी प्यारी है, शरीफ है, पढ़ी लिखी है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। अब तू बता, इससे ज़्यादा अच्छी लड़की तुझे कहाँ मिलेगी? आजकल के तो लोग बहुत ही बुरे हो गए हैं। यह रिश्तेदार भी अच्छे हैं और लड़की भी खूबसूरत है, बच्चों को पढ़ाती भी है और दिन रात भगवान को याद भी करती है। ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। मैं खामोश हो गया। मैंने माँ से कहा कि आपकी जो मर्ज़ी हो वो करें। मेरी माँ मुस्कुराने लगी। उन्होंने कहा कि तू भी तो खूबसूरत बाप का बेटा है ना, तेरे बाबा ने भी मुझसे ऐसे ही शादी की थी। मैंने कहा कि शादी करके आपको कौन सी खुशी दी बाबा ने? मैं अपने बाबा पर नहीं जाऊँगा। मैं अपनी पत्नी के साथ अच्छे तरीके से रहूँगा। मेरे बाबा तो अभी भी ऐसे ही हैं जैसे पहले ज़िद्दी थे, और मैंने अब उन्हें कह दिया था कि जो रूल उन्होंने अपनी बेटियों के लिए बना रखे हैं वह मेरी पत्नी के लिए नहीं होंगे। मेरा दिल करेगा तो उसे बाहर भी ले जाऊंगा, सैर भी कराऊंगा, और अगर घर में टीवी लगवाने का मूड होगा तो हम टीवी भी लगाएंगे। लेकिन माँ ने कहा कि तेरी पत्नी को तो टीवी देखने का शौक ही नहीं। इस बात से भी मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई। इंसान को ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाए। हर चीज़ को बैलेंस में रखना चाहिए। खैर, मेरा घर है, मेरी मर्जी भी चल सकती है। उस लड़की का नाम आरती था। मुझे उसका नाम भी बहुत पसंद आया।
मैंने माँ से कहा कि लड़की तो बहुत अच्छी है, एक बार मुझे उससे मिलकर बात करनी है। हम दोनों की मीटिंग सेट करवाइए। मेरी माँ ने कहा ठीक है, मैं उनके घर वालों से बात करती हूँ। तो माँ ने अगले दिन आरती के घर वालों को फ़ोन किया और उनके घर वालों से बात की, तो मीटिंग सेट हो गई। फिर अगले दिन ही हम इको पार्क गए, जहाँ आरती से मुलाकात हुई। जब मैंने आरती को अपनी आंखों के सामने देखा तो वह फ़ोटो से भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत थी। आरती से बात करते करते मुझे एहसास हुआ कि आरती मेरी ज़िंदगी को आसान कर देगी, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगी। वक्त गुजरता गया और हम दोनों की शादी हो गई। आज हमारी शादी का पहला दिन था। मैंने पहले ही उसे सब कुछ बता दिया कि मुझे किसी भी चीज़ में जिद लगाना पसंद नहीं है, चाहे वह धर्म ही क्यों ना हो। उसने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने सोचा कि मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो औरत को शादी की पहली रात ही लेक्चर दे देते हैं, लेकिन मुझे भी लेक्चर देते देते काफ़ी वक्त हो गया था। इस बात पर मैं खुद थोड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैंने भी तो वही कर दिया, लेकिन मेरा सारा लेक्चर तो उसी के लिए था। इसमें उसका अपना ही फ़ायदा था। मैं नहीं चाहता था कि वह घुट-घुट के जिए, घुट-घुट के ज़िंदगी ना गुजारे। मेरी बहनों ने गुजारी थी। मैं उसे कह रहा था कि बस नॉर्मल तरीके से रहे। अगला दिन हमारी शादी का दूसरा दिन था। तब मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देख के मैं हैरान रह गया। सुबह 10 बजे का वक़्त था, जब तकरीबन 15-20 बच्चे कंधे पर बैग उठाए हमारे घर में आए। मैंने कहा कि तुम कौन हो? बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम टीचर से ट्यूशन पढ़ने आए हैं। मैंने कहा कि तुम्हारी टीचर की शादी हो गई है। अभी मैं उनको यही कह रहा था कि मेरी पत्नी बाहर आई। उसने कहा कि दरअसल इन बच्चों का कुछ काम रह गया है। मैं इनको अचानक से पढ़ाना नहीं छोड़ सकती हूँ, इसलिए मैंने इनको यहाँ बुला लिया है। इससे पहले कि मैं और कुछ बोलता, मेरी माँ ने कहा, हाँ हाँ, अच्छा है, अच्छा किया, यह तो अच्छा काम है। फिर जब कोर्स पूरा हो जाएगा तो यह चले जाएंगे। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा कि मेरे घर को क्या स्कूल बना दिया है, लेकिन खामोश हो गया। मेरी पत्नी ने कहा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्दी ही इन बच्चों का सारा काम खत्म करवा के यहाँ से भेज दूँगी और नए बच्चों को नहीं बुलाऊँगी। मेरी पत्नी पिछले मोहल्ले की ही थी और यहाँ से 3-4 गलियाँ दूर ही रहती थी, इसलिए बच्चों के लिए हमारे घर आना कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। मेरी पत्नी बच्चों को पढ़ाने बैठ गई। मैंने माँ को कहा कि सासुओं को बड़ी फ़िक्र होती है कि बहू आएगी तो सारा घर सँभाल लेगी। अब यहाँ बैठकर बच्चों को पढ़ाएगी तो घर के काम कौन करेगा? मेरी माँ ने कहा कि वह भला कौन-सा ऐसा काम कर रही है जिसका कोई फ़ायदा नहीं? पुण्य का काम है, वैसे भी वह पैसे नहीं लेती। मैंने कहा, पैसे भी नहीं लेती? माँ ने कहा कि हाँ, बस पढ़ाती है और वैसे भी ये उसके मोहल्ले के बच्चे हैं, भला मोहल्ले वालों से कौन पैसा लेता है? यह तो कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा, बस फिर तो आपको ही खाना बनाना पड़ेगा। मेरी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, दिन का खाना मैं बना लूँगी, शाम के काम वह कर लिया करेगी। जब मुझे कोई परेशानी नहीं तो तुम्हें भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, और अपनी ज़ुबान बंद रख। मैं खामोश हो गया। घर से बाहर निकला तो घर के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी। यह गाड़ी कम से कम 55 लाख रुपए की थी। मैंने ड्राइवर से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? उसने कहा कि छोटे मालिक अंदर ट्यूशन पढ़ने गए हैं, उनको लेने के लिए खड़ा हूँ। मैंने कहा, आपका बच्चा है क्या? उसने कहा, नहीं, मेरे साहब का बच्चा है। मैं हैरान हुआ कि मेरी पत्नी इतने अमीर बच्चों को पढ़ाती है और इनसे 1 रुपया भी नहीं लेती। यह तो सरासर बेवकूफ़ी है, लेकिन मैं क्या कर सकता था? मैं अपने काम पर चला गया। मेरा काम भी बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा था। मैंने कर्ज ले लिया था और जब से मैंने कर्ज लिया था तब से मेरे ऑफिस का मालिक मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी से पेश आ रहा था। जाहिर है, उसने मुझे पैसे दे दिए थे। फिर जो आपको पैसे देता है वह आपसे बदतमीज़ियाँ भी करता है। पहले भी मैं लेट आया करता था, पर अभी तो मेरी शादी हुई थी और आज उसने मेरी क्लास लगा दी और कहा कि तुम लेट क्यों आए हो? मैंने कहा कि सर, अभी-अभी मेरी शादी हुई है। उसने कहा, शादी हुई है तो फिर पत्नी के पास ही जाकर बैठो, नौकरी छोड़ दो। मुझे बहुत बुरा लगा। उसने यह बात काफ़ी ऊँची आवाज़ में कही थी। बाकी सब लोग भी मुझ पर हँस रहे थे। मैं अपनी नौकरी से वैसे भी संतुष्ट नहीं था और अब शादी के बाद घर के हालात और बुरे होते जा रहे थे। मेरे बाबा ने तो सारी ज़िंदगी हम पर रौब ही जमाया था। कोई काम तो किया नहीं। या घर भी मेरी माँ के मायके की तरफ से विरासत में मिला था, नहीं तो अभी भी हम किराए के ही घर में बैठे होते और बहनों की शादी के खर्चे वगैरह हुए थे, तो अभी तक उनके कर्जे बाकी थे और अब मेरी शादी का कर्जा हो गया था। मेरी पत्नी घर बैठे बच्चों को पढ़ाया करती थी, लेकिन मुफ्त में। अगर वह एक-एक बच्चे से 5-500 रुपए भी लेती, तो महीने में कम से कम 9-10 हज़ार रुपए बनते थे, क्योंकि जब मैंने सुबह देखा तो 15-20 बच्चे आ गए थे। लेकिन वह ऐसा नहीं करने वाली थी। मुझे तो पता था कि मेरी ज़िंदगी बड़ी बेकार गुजरने वाली है। वैसे ही ज़िंदगी गुजरेगी जैसे एक टिपिकल ज़िंदगी होती है, बस काम करो और पैसे कमाओ। फिर भी पूरा नहीं पड़ता। मैं वापस घर आया, बहुत परेशान था। मेरी पत्नी ने कहा कि क्या बात है? मैंने कहा कि वही बात है जो आजकल हर इंसान के साथ है।
इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है और मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है। मुझ पर बहुत कर्ज है, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी पत्नी ने कहा कि आप फ़िक्र मत करें, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगी। मैंने कहा तुम क्या करोगी? अगर कुछ कर सकती हो तो बस यह करो कि इस घर का माहौल ठीक रखो। मैं नहीं चाहता कि मैं वापस घर आऊँ और घर में कोई परेशानी हो। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपकी मदद करूँगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, बस तुम घर को सँभालो। इस बात पर वह खामोश हो गई। क्या मतलब था उसका कि वह मेरी मदद करेगी? वह मेरे लिए क्या कर सकती थी? कुछ भी तो नहीं कर सकती थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे और हालात बुरे से बुरे होते जा रहे थे। शादी को 1 हफ्ता हुआ था। मेरी पूरी काया पलट ही हो गई थी। मेरी माँ ने शादी की खुशी में न जाने कहाँ-कहाँ से कर्ज ले लिया था। बार-बार मुझे लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि आपके फला चीज़ के पैसे रह गए। माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा एक ही बेटा है, मैंने बहू के लिए चीज़ें बनवाई हैं। महँगाई ज़्यादा हो गई है, पता ही नहीं चला, हर चीज़ को देखकर दिल करता है कि खरीद ही लूँ। एक बार तो सुनार ने भी फ़ोन कर दिया। उसने कहा कि 2 सेट आपकी माँ लेकर गई हैं, लेकिन 50,000 ही दे गई हैं, लेकिन 50,000 और रह गए हैं। मैंने कहा कि 50,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊँगा? उसने कहा कि या तो आपको पहले ही सोचना चाहिए था। मैंने अपनी माँ से कहा कि आपने अपनी बहू के लिए 2 सेट लिए हैं। आपको मैंने कहा था कि 1 सेट बनवा लेना। मेरी माँ ने कहा कि वह दोनों ही इतने खूबसूरत सेट थे कि मैं सेलेक्ट ही नहीं कर पाई, तो मैंने दोनों ही ले लिए। मैंने कहा उससे दूसरा सेट वापस ले लो और वह वापस कराओ। मेरे पास 50,000 रुपए नहीं हैं और उसके भी कुछ पैसे वापस आ जाएँगे, तो 2-3 जगह और देकर जान छुड़वा लूँगा। मेरी माँ ने कहा मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगी और कितनी बुरी बात है, हम उसे चीज़ देकर वापस ले लें। अभी तो शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। वह क्या सोचेगी, क्या कहेगी? क्या मुझे यह इसलिए दिया था कि वापस ले सकें? मैंने कहा कि वह बड़ी आगे-आगे होती है कि मैं मदद करूँगी, मैं सब कुछ ठीक करूँगी। उससे कहिए कि मदद करने का वक़्त आ गया है। मेरी माँ ने कहा, तुझे क्या हो गया है? तू क्यों इतना कड़वा होता जा रहा है? मैंने कहा जब मर्द की जेब में पैसे नहीं होते, तो ऐसा ही हो जाता है। मैं क्या करूँ? इस टाइम पैसों की ज़रूरत है और पैसे नहीं आएँगे तो यह घर कैसे चलेगा? मेरे बाबा तो आजकल घर पर भी नहीं रहते थे। उनका भाई गाँव में रहता था। वह उसी के पास जाकर बैठे हैं और अगर वह घर पे होते भी तो क्या कर सकते थे? उल्टा वहाँ से फ़ोन करके मुझसे ही पैसे माँगते रहते हैं कि मुझे दवाइयाँ लेनी हैं, जबकि उनका भाई अच्छा खासा कमाता है। क्या वह अपने भाई के लिए दवाइयाँ भी नहीं ले सकते? मेरी माँ ने कहा कि तुम पैसों का इंतज़ाम करो, मैं बहू से सेट वापस नहीं लूँगी। मैंने माँ से कई बार कहा भी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने मुझे यह भी कह दिया कि तुम अपनी पत्नी से खुद भी यह बात मत करना। उन्होंने मुझे अपने सर की कसम दी और कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा और मैं नहीं चाहती कि हम शर्मिंदा हो जाएं। मैंने सोचा कि शर्मिंदा ना होना पड़े, चाहे सड़क पर आ जाएं, तो क्या फ़ायदा। मैं बहुत परेशान था। मेरी पत्नी मेरे पास आई और कहने लगी कि आपके लिए खाना गर्म कर दूं? मैंने कहा कि नहीं। उसने फिर कहा चाय बना दूं? मैंने कहा नहीं। उसने कहा दूध गर्म करके ले आऊं? मैंने कहा कि तुम क्यों मेरे सर पर नाच रही हो? मैंने तुम्हें एक बार कह दिया कि यहाँ से चली जाओ तो चली जाओ। मैंने उस पर गुस्सा कर दिया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बातों से बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना। उसने कहा कि क्या परेशानी है? मैंने कहा कि वही परेशानी पैसों वाली है। वैसे बात तो अजीब सी थी कि अभी मेरी शादी हुई थी। यह टाइम मुझे अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहिए था। हम कहीं जाते, सैर करते, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, लेकिन यह परेशानी ही खत्म नहीं हो रही थी। तो फिर क्या करता? इन परेशानियों को मुझे ही हल करना था। मेरी पत्नी ने कहा ठीक है, वह जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। उसकी नज़र मुझ पर थी। मैं अपने फ़ोन पर बैठा ऑफिस की कोई असाइनमेंट बना रहा था। वह बार बार मेरी तरफ देखती, परेशान होती, फिर उठकर भगवान के सामने बैठ जाती। मैं दिल में सोचने लगा कि ये मेरे लिए बस इतना ही कर सकती है कि ऊपर वाले से प्रार्थना करे, लेकिन मेरे लिए प्रार्थना तो तब स्वीकार होती ना जब मेरी किस्मत अच्छी होती। मैंने सोचा कि मेरे लिए ये इतनी ही परेशान है तो मुझे थोड़े दिनों के लिए सेट वापस कर दें। लेकिन फिर मैं खुद ही सोचने लगा कि ये कितनी बुरी बात होगी कि हम इसे दिए हुए सोने के सेट वापस ले लेंगे। लेकिन परेशानियाँ दूर ही नहीं हो रही थी। मुझ पर इतना सारा कर्ज था कि 3-4 महीने मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी थी और शायद मेहनत करने के बावजूद भी मैं कर्ज नहीं दे सकता था, क्योंकि मुझे साथ साथ घर भी चलाना था। हमारी शादी को करीबन 2 हफ्ते हुए थे जब मैं एक दिन सुबह सुबह ऑफिस गया और वहाँ जाकर मैंने अपना ब्रीफकेस खोला, तो उसके अंदर एक ऐसी चीज़ पड़ी थी जिसको देखकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। मैं एक झटके से अपनी सीट से उछल पड़ा। मैंने कहा कि यह सब क्या है? मैंने ब्रीफकेस को फटी हुई आंखों से देखना शुरू कर दिया और अपने आस-पास भी देखने लगा कि कहीं कोई मुझे देख तो नहीं रहा, क्योंकि इस ब्रीफकेस के अंदर तो बहुत सारे पैसे थे। इतने ज़्यादा पैसे शायद लाखों में थे। मैं हैरान रह गया।
कि ये सब क्या है। मैं इन पैसों को इधर-उधर करने लगा, तो मुझे उन पैसों में से एक कागज़ नज़र आया जो मेरा नहीं था, यानी मेरे अपने हाथ से रखा हुआ नहीं था। मैंने उसको पढ़ा तो मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गया, और यह कागज़ मेरी पत्नी ने लिख कर रखा था। उसके अंदर लिखा था कि ये पैसे आपके लिए हैं, आप ये पैसे ले लीजिए। इन पैसों से अपनी सारी परेशानी हल कर लीजिए। यह मेरी पत्नी ने लिखा हुआ था, और सारे कर्ज़ उतार दीजिए, और जब घर आएँ तो मुस्कुराते हुए आइएगा। जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अब आपको मुस्कुराते हुए ही देखना चाहती हूँ, और घर आकर मुझसे इस बारे में कोई सवाल ना कीजिएगा। बस मुझ पर भरोसा कीजिए। पैसे मैंने आपकी मदद करने के लिए दिए हैं। ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं अपनी पत्नी से इस बारे में बात न करता? मैंने इन पैसों को खर्च नहीं किया। पहले मुझे जानना था कि वह इतने सारे पैसे कहाँ से लाई। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। वह किचन में कोई काम कर रही थी। मैंने आकर उन पैसों को गिनना शुरू किया। यह पूरे 7-8 लाख रुपए थे। मैंने उससे पूछा कि तुम ये पैसे कहाँ से लाई हो? उसने कहा कि मैंने आपको कहा था कि आप मुझसे सवाल नहीं कीजिएगा। मैंने कहा कि कैसे सवाल ना करूं? तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई हो? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे माँ बाप भी कोई ज़्यादा अमीर नहीं हैं, और बच्चों को भी तुम फ्री में पढ़ाती हो। फिर यह पैसे कहाँ से आए? क्या तुमने शादी से पहले ये सारे पैसे जमा किए थे? उसने कहा नहीं, मैंने ये पैसे जमा नहीं किए, और ऐसे तो कोई पैसे जमा कर भी नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे पैसे जमा करने में बहुत सारा समय लगेगा। यह पैसे शादी के पहले से नहीं जमा किए थे, लेकिन यह पैसे आपके हैं, और अभी इतने पैसे और भी मिल जाएंगे। आप फ़िक्र मत कीजिए, पैसे आते रहेंगे, बस आप परेशान नहीं हुआ करें, मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। मैंने कहा कि अगर तुम मुझे असल बात नहीं बताओगी, तो मुझसे ज़्यादा परेशानी इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। मुझे बताओ कि असल बात क्या है? मेरी पत्नी ने कहा कि छोड़ें ना इन सारी बातों को, रिलैक्स करें। बस परेशान नहीं हुआ करें। बार-बार एक ही बात कह रही थी, परेशान नहीं हुआ करें। फिर मुझे और भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? तुम इतने सारे पैसे लेकर आ रही हो, और मुझे कह रही हो कि अब मैं परेशान ना रहूँ, कि पैसे आते रहेंगे। आखिर तुमने मुझे समझ क्या लिया है? कहीं तुमने मुझे वो तो नहीं समझ लिया है जो मैं अपने मुँह से कह नहीं सकता? मैंने चिल्लाकर अपनी माँ को भी बुला लिया। मैंने कहा कि यह देखिए आपकी बहू क्या कर रही है, और क्या कह रही है। मेरी माँ ने कहा कि क्या हो गया? क्या कह दिया मेरी बहू ने? मैंने कहा कि आपको बहुत शौक था ना पढ़ी-लिखी लड़की से शादी कराने का। असलियत देख लीजिए, 7-8 लाख रुपए न जाने कहाँ से लेकर आई है, और मुझे कह रही है कि अभी और भी पैसे आ जाएँगे। लगता है कि इसने जेवर बेच दिए। मैं गुस्से में था। मैं यह भूल गया कि जेवर 7-8 लाख के नहीं थे। मैंने अलमारी खोलकर जेवर चेक करना शुरू किया, लेकिन मैं हैरान रह गया, जेवर तो वहीं पर पड़ा था। मैंने उसकी माँ को फ़ोन किया और कहा, आपकी बेटी ने आपसे कुछ पैसे लिए हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, हमारे पास तो खुद पैसे नहीं हैं। इस बारे में तुम क्यों बात कर रहे हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ आंटी, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेरी माँ मुझे रोक रही थी, मैं पागल हुआ जा रहा था। कभी अलमारी खोलता तो कभी फ़ोन करता। मेरी माँ ने कहा कि इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? मेरी पत्नी ने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि इससे पूछो कि यह पैसे कहाँ से लेकर आई है, या तो कहीं गई भी नहीं थी। फिर इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? मेरी माँ ने कहा कि तू चुप करके बैठ जा, गुस्सा थूक दे। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। मैं एक तरफ बैठ गया। मेरी पत्नी बहुत रो रही थी। मेरी माँ ने उसे चुप करवाया, और पूछा कि बेटी, तुम इतने पैसे कहाँ से लेकर आई हो? माँ ने प्यार से पूछा तो मेरी पत्नी ने कहा कि मैं 10-12 साल से बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं इन बच्चों से 1 रुपया नहीं लेती। मेरे पास गरीबों के बच्चे नहीं आते, कुछ अमीरों के बच्चे भी आते हैं। उनमें से ही एक बच्चे के घर वाले हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। इस पूरे शहर में उनके बड़े-बड़े टाउन हैं। उस अमीर बाप के बेटे का नाम अमर था। एक दिन हुआ यूँ कि मैं मार्केट गई हुई थी। अचानक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। सब लोग कहने लगे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है। मैं भी देखने गई कि भला किसका एक्सीडेंट हो गया है। जब मैंने देखा यह तो अमर था। मैं परेशान हो गई। अमर बहुत खून से लथपथ सड़क पर तड़प रहा था। मैं उसे जानती थी, तो तुरंत उसे उठा के अस्पताल ले गई, और उसे वहाँ पर एडमिट कर दिया। उसके घर वालों को भी मैंने फ़ोन करके बुला लिया। कुछ दिन में ही अमर की हालत ठीक हो गई। तब उसके घर वाले मेरे घर आए और मुझे शुक्रिया अदा करने लगे कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की जान बच गई। इससे पहले मैं अपनी एक बेटी खो चुका था। अगर इसे कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या होता, मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बेटी बना लिया। उनकी कोई बेटी नहीं है, क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी जिसका बच्चा मेरे पास पढ़ने आता है। उनकी बेटी बीमार होकर इस दुनिया से चली गई। तब से ही वह मुझे अपनी बेटी मानते हैं। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वह मुझे पैसे दे देंगे, और उन्होंने मुझे ये पैसे दे दिए। उन्होंने कहा है कि यह पैसे तुम्हें किसी कर्ज पर नहीं दे रहा हूँ, बस तुम यह पैसे यूज कर लेना। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैंने कहा, कौन इतना अमीर आदमी है जिसने तुम्हें बिना वजह 7-8 लाख रुपए दे दिए, और वह तो और भी देने को तैयार है। मैं अभी भी गुस्से में था। जब मेरी पत्नी ने उसका नाम बताया तो मैं हैरान रह गया।
उसने कहा कि राज ओबराय ने पैसे दिए हैं। या राज ओबराय तो हमारे शहर का सबसे अमीर आदमी था। शहर में उसका बहुत बड़ा टाउन था और वहाँ पर एक एक प्लाट की कीमत 2-2 3-3 करोड़ थी। ऐसे लोग अगर किसी को 10-20 लाख रुपए दे भी दें तो उनका कुछ नहीं जाता। उनका बच्चा हमारे घर पढ़ने आता था और हमें पता ही नहीं था। यहाँ से उनका बंगला आधे घंटे की दूरी पर था। मैं चुप हो गया और घर से बाहर चला गया। मेरी माँ ने मेरी पत्नी को चुप करवाया और कहा कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया। अगर तुमने कोई गलत काम किया होता तो तुम्हारे चेहरे पर इतना सुकून नहीं होता। बस तुम परेशान नहीं हो। बाद में मैं इस बारे में बहुत देर तक सोचता रहा और बात यही थी। इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। मैंने उन पैसों से अपने सारे कर्ज उतार दिए और उस जगह से नौकरी भी छोड़ दी। दूसरे ऑफिस में काम करने लगा। फ़िलहाल यहाँ मेरी सैलरी कम थी लेकिन इज्जत ज़्यादा थी और सैलरी बढ़ाने के भी चांस थे। नहीं तो दूसरे ऑफिस का मालिक तो बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान था। इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी थी और मैं संतुष्ट भी था। मुझे दूसरी नौकरी भी फ़ौरन मिल गई थी और मेरे हाथ में कुछ पैसे भी थे और फिर बाकी पैसे भी आ गए। हमारे ऊपर अब 1 रुपए का भी कर्ज नहीं था। सब कुछ ठीक हो गया था। मैंने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। मैंने उससे कहा कि मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने तो कभी सोचा भी ना था कि तुम्हारी वजह से मैं लखपति बन जाऊंगा। मैंने इतने सारे पैसे कभी एक साथ नहीं देखे थे। शायद इतने ज़्यादा पैसे कमाए हों, लेकिन कभी पैसे बचे ही नहीं। मेरी पत्नी ने कहा कि बस मैं आपको परेशान नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने उनसे बात की, वरना मैं कभी भी ऐसा न करती। वह पहले भी मुझसे 2-3 बार बोल चुके थे कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना ज़रूर। वह तो मेरी शादी में भी पैसे देना चाहते थे, लेकिन हमारी शादी तो नॉर्मल तरीके से हुई थी। ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उनको नहीं कहा। बस यह समझ लें कि मेरे लिए एक ऑप्शन था जिसको मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर कर बैठी, वह भी सिर्फ आपके लिए। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे माफ़ कर दो, बस मैं उलझा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। मेरे ऊपर अब कोई कर्ज नहीं है और तरक्की के चांस भी हैं। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद से मेरी पत्नी से मुझे मोहब्बत हो गई। इसलिए नहीं कि उसने मुझे पैसे दिए थे, इसलिए कि उसने मेरा एहसास किया और मेरे लिए उसने अपने रूल्स तोड़े। मेरे लिए उसने किसी से पैसे मांगे, जबकि उसने अपनी शादी के लिए भी पैसे नहीं मांगे थे। अपने माँ बाप की तंगी के लिए भी पैसे नहीं मांगे, लेकिन अपने पति की तंगी के लिए मांगे। यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यह सरासर एहसास पर टिकी थी। अब मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहता था। अब हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। कुछ दिन के बाद राज ओबराय से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम पढ़े लिखे अच्छे इंसान हो, तुम इससे ज़्यादा अच्छी नौकरी कर सकते हो। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में नौकरी दे दी और मेरी सैलरी भी लाखों में लगा दी। मेरी पत्नी मेरी ज़िंदगी में क्या आई, मैं तो अमीर हो गया था, वह भी सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर। अगर मैं ऐसा कहूँ तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोज़ देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट बनाए रहिए, वीडियो देखते रहिए। थैंक्स।